नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं केशव झा। बात होने वाली है सीरिया को लेकर, जहां के राष्ट्रपति जो हैं असद, वो अब देश छोड़कर भाग गए हैं और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। जी हां, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी सीरिया पर आना चाहता है मैं उसके साथ अब काम करने के लिए तैयार हूं, मैं भी यहां से अब हट जाना चाहता हूं, ये उन्होंने कह दिया है। यानी कि विद्रोहियों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। 4 शहरों पर पूरी तरीके से कब्जा विद्रोहियों को हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जश्न खूब उनकी तरफ से मनाया जा रहा है। केशव के पास हम जाएंगे। केशव, आप जरा शुरू से बताइए कि किस तरीके से यह सीरिया का हाल ऐसे खराब हुआ और 2011 से असद को हटाने की कोशिश हो रही थी जो अब कामयाब हुई है। बिल्कुल, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि खाड़ी मिडिल ईस्ट जो क्रांति 2011 में शुरू हुई थी, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 2011 से बशर अल असद की सत्ता, जो 50 साल से असद सरकार जो है उनके परिवार का है वहाँ पे सीरिया पे, वो एक तरीके से समाप्त हो गया। विद्रोही अलेप्पो पे भी कब्जा कर लिए हैं, होम्स हो चाहे दूसरे त्रिपोली हैं, दूसरे जगह जो हैं उस पर भी कब्जा है, दमिश्क जो है, दमिश्क, हाँ, तो उस शहर से भी कब्जा कर लिए विद्रोही। ये जो इसमें तमाम देश चेतन इन्वॉल्व है, एक तरीके से असद को उखाड़ना चाह रहे थे, वो भी उसमें सफल हो गए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, असद जो है एक शिया राष्ट्रपति माने जाते हैं। वहाँ पॉपुलेशन एक तरीके से कहीं ना कहीं सुन्नियों की बहुतायत है और ये एक मोनार्की शासन थी जिसको कि वहाँ पे उखाड़ना चाहते थे। यहाँ पे कुर्दों की पॉपुलेशन ज़्यादा है जो तुर्की के खिलाफ काम करते हैं। तुर्की के खिलाफ काम करते हैं तो बस ये जो तुर्की रेसेप तैयब अर्दोआन जो है ये कुर्द को हटाना चाहते हैं, तो ये इन विद्रोहियों को क्या करके सपोर्ट करते हैं ताकि यहाँ असद को खिलाफ लड़ें। दूसरी तरीके से इजराइल की बात करें तो इजराइल अभी हमास या दूसरे देशों के साथ, हिजबुल्लाह के साथ जंग में फंसी हुई है, तो विद्रोहियों को टाइम मिल गया कि इजराइल मदद नहीं कर पाया, मतलब इजराइल नहीं असद को कर रहा था। दूसरी, हम ईरान जो है, जो असद की सरकार की सपोर्ट करते थे, ईरान भी इजराइल से लगा हुआ है। रूस यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है, जो कि 2011 में जब असद के खिलाफ क्रांति शुरू हुई थी, विद्रोह शुरू हुए थे, तो उसमें बमबारी करके असद को बचाने का काम किया था। इस बार ISIS भी नहीं था, जो क्या जिसको उखाड़ने के लिए अमेरिका भी इंटरवीन करे। ट्रंप की भी सरकार आने वाली है, वो भी इंटरवीनिस्ट पॉलिसी नहीं रखते हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो 2011 से जो कोशिश जारी थी, हालांकि 2-4 साल का जो गैप हुआ तो उससे लगा था कि वहाँ शांति स्थापित हो गई, असद को कोई चुनौती नहीं है। लेकिन ये इस दौर में जो विद्रोही संगठन है वो अपने आप को मोबिलाइज करने में लगाया और एक तरीके से उखाड़ फेंका। सेना इतनी कमजोर हो चुकी थी, उतना विभाजन इतना हो चुका था कि असद भी इतने दौर में पुराने हो चुके थे, थक चुके थे इस लड़ाई से, तो उन्होंने भी एक तरीके से हथियार डाल दिया। इस पूरी लड़ाई में देखे चेतन, तो उन्होंने भी कोई मतलब ज्यादा प्रयास नहीं किया कि हमारी सरकार बचे, चाहे दूसरे देशों से भी मदद मांगी जाए। तो इसलिए विद्रोही कामयाब हुए उनको सत्ता उखाड़ फेंकने में। बिल्कुल। और अब जो वहां पर हालात बने हैं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ईरान का भी जिक्र किया, ईरान के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा यहां पर असद का हट जाना और विद्रोहियों का काबिज हो जाना। तुर्की समर्थित विद्रोही है ना? बिल्कुल, तुर्की समर्थित विद्रोही है, दूसरे देशों और तुर्की का ईरान से पीछे छुड़ाना भी हम नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो अब तुर्की किसी भी मुद्दे पर अब खुलकर बोल नहीं रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का ना साथ देना हो कश्मीर मुद्दे पर। बिल्कुल, तुर्की का सीरिया से हमेशा झगड़ा रहा है। तुर्की वहाँ पे एक बफर जोन बनाना चाहता था, जो कुर्दिश जो है, जो कुर्दिश से अलग देश चाहते हैं तुर्की में, उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक बफर जोन बनाना चाहता था कि उस वहीं पे रोक दे। जो जिसे माना, जैसे कि भारत और पाकिस्तान की बात करें तो मुजफ्फराबाद को बहुत लोग मतलब नॉन इंटरनेशनल टर्म्स में कहें, नॉन डिप्लोमेटिक टर्म्स में कहें तो मुजफ्फराबाद को या कश्मीर को बफर जोन मानते हैं कि आप भारत पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंटेंसिटी अगर बढ़ती है तो मुजफ्फराबाद या कश्मीर में रुक जाता है, दिल्ली या कह सकते हैं इस्लामाबाद या लाहौर की तरफ नहीं जाता है। उसी तरीके से तुर्की चाहता था कि हम सीरिया के बाहर जो कुर्दिश पॉपुलेशन को रोकने के लिए हम एक बफर जोन बनाए, उसे ये होने नहीं देना चाह रहे थे असद। ईरान भी नहीं होने देना चाहता था कि ईरान क्यों चाहेगा कि वहां पे एक बफर जोन बने, कुर्दों ये करे, तुर्की की मदद हो। हालांकि ईरान भी क्रश करता है ऐसे लोगों को जी। दूसरी बात, एक सीरिया में ये असद जो थे शिया राष्ट्रपति थे। ईरान एक शिया मुल्क है, उसकी पूरी कोशिश होती है जो पूरे इस्लामिक दुनिया है उसमें शियाओं का बोलबाला हो, एक शिया राज स्थापित हो, एक शियाई मतलब क्रांति चाहते थे। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने थे ईरान के बाद जो शिया राष्ट्रपति बचे हुए थे, तो ईरान पूरी मदद कर रहा था। ना हिजबुल्ला इस पर मदद कर पाया क्योंकि खुद जंग में फंसा हुआ है, और न ही ईरान मदद कर पाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मल्टी फ्रंट वॉर हो। और इजराइल तो वैसे ही अटैक कर रहा है, यहाँ भी हिजबुल्ला को ठिकाने लगा रहा था, हमास से वो लड़ रहा है, ईरान को भी ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा है, और सीरिया में भी। और कहीं न कहीं आंतरिक से इजराइल का भी समर्थन प्राप्त हो सकता है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, किसी ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप
आपने एक स्पाई मूवी देखी, स्पाई सीरीज देखी होगी, इसी सीरिया के ऊपर है कि सीरिया का पुराना एक ख्वाब था एक न्यूक्लियर वेपन बनाने का। उसी को तबाह करने के लिए एक मतलब इजरायली जो मोसाद का स्पाई था वो सीरिया में गया और डिफेंस मिनिस्टर तक जा बन बैठा। उसी के ऊपर एक वर्ल्ड फेमस स्पाई सीरीज बनी हुई है। तो इजराइल के साथ सीरिया की एक पुरानी दुश्मनी रही है और वो नहीं चाहता था कि सीरिया भी में भी न्यूक्लियर वेपन हो और उसके बगल में ईरान का भी न्यूक्लियर वेपन हो, दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ घिर जाए और इजराइल का एग्जिस्टेंस थ्रेट हो जाए। तो इसलिए इजराइल भी बमबार्डी करता रहा। वो नहीं चाहता था कि मिलिट्री पावर इतना सीरिया की हो कि वो मतलब इजराइल का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दे। तो उसने कहीं ना कहीं अंदर खाने विद्रोही की समर्थन दिया होगा और कर रहे होंगे, हथियारों से ही बात करें तो नहीं। इस बार और कहा यह जाता है, चेतन सबसे बड़ी बात है, ये जो विद्रोही हैं, कल ये वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा की सुन रहा था बात, वो बता रहे थे कि ये जितने लड़ाके हैं वो यूक्रेन में जाकर ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। यूक्रेन में उनकी ट्रेनिंग हुई है। तो बाकायदा इनकी ट्रेनिंग 2011 की तुलना में जो लड़ाके हुआ करते थे अब मिलिट्री कमांडर के रूप में काम कर रहे हैं, पूरा संगठित होकर काम कर रहे हैं। उनका एक तरह हथियार मॉडर्नाइज हो चुका है, ट्रेनिंग मॉडर्नाइज हो चुका है। असद की सरकार पुरानी हो चुकी है, थक चुकी है। तो ऐसे में कितने दिन, मतलब चंद घंटों की बात थी, चंद दिनों की बात थी कि असद सरकार कितने देर असद सरकार का जो परिवार का जो पूरा काल है उस युग का भी पूरी तरीके से अंत यहां पर हो चुका है। असद जो है वो देश छोड़कर भाग गए हैं, राष्ट्रपति जो है वो देश छोड़कर भाग गए हैं। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो भी यहां पर काबिज होना चाहता है मैं उसके साथ पूरा सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अब देखना होगा कि विद्रोही जो है, क्योंकि सेना में भी कुछ जो है खटपट यहां पर चल रही थी कि आखिर विद्रोही किस तरीके से टेक ओवर करते हैं पूरे देश में, और सेना ने भी क्या मदद की है नहीं की, क्योंकि रोकने की तो खूब कोशिश की। सेना ने भी हथियार डाल दिया मेरे, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है सेना ने कहा कि मतलब एक तरीके से असद के साथ का जो है ना अलेप्पो, ये जो शहर है दमिश्क है, उस पर भी नियंत्रण खत्म हो चुका है, सेना का कब्जा हो चुका है। तो एक तरीके से सेना भी ने हथियार डाल दिया, या ये कह सकते हैं कि कोऑर्सिव नेचर में मतलब आंतरिक तौर पर समर्थन किया और मतलब इस लड़ाई में खुद को नहीं उलझाया। चेतन, सबसे बड़ी समस्या की बात क्या है कि ये लड़ाई सिर्फ सीरिया में नहीं बचेगी, अब सारे गल्फ देशों में फैलेगी। देखिए सीरिया जो है मोनार्की था यहाँ पे, असद फैमिली का यहाँ पे राज था 50 सालों से, जो खत्म हो गया है। अब ये लड़ाई जो है आप जॉर्डन में जाएगी, कहीं ना कहीं जो सऊदी अरब है, दूसरे देशों में यमन होगा, फिर से लड़ाई शुरू होगी। 11 साल हो गया, 13 साल हो गया, एक तरह से फिर से लड़ाई होगी। आप देखिए ना, इस्लामिक रेवोल्यूशन पार्ट 2 हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तालिबान में वहाँ पे जो सरकार थी डेमोक्रेटिक वाली अशरफ गनी की, वो चली गई 2 साल पहले, 3 साल पहले। आप बांग्लादेश में देख लो, आप बांग्लादेश में क्या कहते हैं, शेख हसीना की सरकार चली गई या जिहादियों का कब्जा हो गया। आपने ही खबर दी थी कल कि वहाँ ISIS की एंट्री हो चुकी है। ISIS की एंट्री के लिए कोई किसी गैंग का जाना वहाँ जरूरी नहीं होता है, आप खुद वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तालिबान आ गया उधर, इधर बांग्लादेश में जिहादियों की सरकार बन गई, सीरिया में हो गए, दूसरे देशों में भी अब धीरे धीरे पनपेगा। और ईरान पे भी काफ़ी दबाव आ रहा है कि खुद को खोले। इसराइल से दबाव है, अमेरिका से दबाव है, दूसरे देशों से दबाव है, लड़ाई जो चल रही है उससे भी दबाव है। तो वहाँ भी एक तरीके से जो थियोलॉजी, अब अगर हम छोटे शब्दों में अगर हम इसे देखें, कुछ कम शब्दों में देखें केशव, कि सीरिया में इतना बड़ा बदलाव हो जाना, क्योंकि 2000 के बाद जब असद ने चीजें संभाली और उसके बाद अब उनके जाकर परिवार का पूरी तरीके से नामो निशान ही खत्म कहीं ना कहीं हो ही गया है। इसमें कहने में अब कोई गुरेज भी नहीं है, क्योंकि असद भी देश छोड़कर भाग गए और इस बात की पुष्टि भी हो गई है, विद्रोहियों ने पूरा कब्जा कर लिया है। अगर हम कम शब्दों में समझें तो कितना बड़ा बदलाव ये है आने वाले दिनों में सीरिया के लिए और आसपास ईरान के लिए भी, और तमाम जो और देश जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम ऊपर जा सकते हैं, हम ऊपर जाएं किसी भी सूरत में, इस तरीके से क्या बदलाव हो सकता है? बदलाव ये हो सकता है कि फिर से मतलब जो मतलब इस्लामिक राज जो था ना, क्योंकि इन्हें असद को एक तरीके से डेमोक्रेटिक वो राष्ट्रपति माना जाता, भले वो मोनार्की थे लेकिन डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति माना जाता था, इन सेंस ऑफ कि थोड़ा सा लिबरल माने जाते थे। इनका रूस से पूरा वो हुआ करता था, नजदीकियां हुआ करती थी, तो रूस को ही बचाने का खूब मदद भी की। रूस ने पहले खूब मदद की, लेकिन खुद ईरान की जंग में वो ये यूक्रेन के साथ जंग में इतना उलझा हुआ था कि इस बार उसे मदद का मौका नहीं मिला। वायुसेना इतनी उलझी हुई थी यूक्रेन में, उसी का तो फायदा उठाया इन्होंने। तो ये बदलाव बताता है कि अगर एक जगह आप लड़ाई में फंसती है दूसरे देश, तो विरोधी कितना मौका फायदा उठा सकते हैं, ये सीरिया में बताता है। क्योंकि इजराइल जो बमबारी की सेना तबाह कर चुके थे, तो उसका फायदा विद्रोही ने उठाया, असद को उखाड़ फेंका। बदलाव ये होगा कि फिर से एक तरीके से कट्टर सरकार वहाँ पे सीरिया में आ सकती है, जो
रूस को भी परेशान कर सकता है, सीरिया को भी, ईरान को भी परेशान कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर इजराइल इसमें नेगोशिएशन करके, अगर उसमें दखल दे करके, अगर अपने मुफीद सरकार बना ले नेगोशिएट करके, चाहे पैसे के बल पर चाहे जैसे बल पे हो, तभी उनके लिए फ़ायदा होगा। वरना एक तरीके से मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे भी ISIS का एक तरीके से राज फिर से आ सकता है सीरिया में। बिल्कुल आ सकता है। और जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो जश्न की तस्वीरें हैं। विद्रोही जो लड़ाके हैं वो खूब जश्न टैंकों पर चढ़कर और प्लेन्स में चढ़कर मना रहे हैं कि उन्होंने 11 दिनों के अंदर ही 50 साल पुराना जो राज है असद और असद के परिवार का, उसको पूरी तरह से अब खत्म कर दिया है और वहां पर भी एक कट्टर सरकार बनकर उभरेगी। वो इन तस्वीरों से सामने आ रहा है क्योंकि बंदूकों के दम पर जब जब इस तरीके से राज करने की कोशिश की गई है, कनपटी पर रखकर सत्ता संभाली गई है, तो उस देश का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो आज हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, वो अफगानिस्तान में देख रहे हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान में भी सरकार को तालिबान के लड़ाकों ने मारकर भगाया। वहां कितनी बुरी हालत है, वहां महिलाओं के लिए कितनी बुरी हालत है, ये हम सब जानते हैं। लगातार खबरें सामने आती रहती हैं और NMF न्यूज के जरिए आप भी उन खबरों को, उन तस्वीरों को आप देखते रहते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केशव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही अपने दर्शकों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि हमारी खबरों को आप पसंद करते हैं, लेकिन इस खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं। और ऐसे ही देखते रहें NMF न्यूज। नमस्कार।